हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। दिल्ली धमाके के बाद जो खुलासे सामने आए हैं, पकड़े गए आतंकी संदिग्धों ने जो खुलासे किए हैं, उसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी कई तरह के आतंकी इनपुट मिलने लगे थे, जिसके कारण फ्लाइट्स को इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा था और पायलटों को लैंडिंग कराने में दिक्कतें हो रही थी। स्पूफिंग का खतरा बढ़ गया था। अब जो नए नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, उनमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो साफ बता रहे हैं कि ये केवल दिल्ली तक सीमित हमला नहीं था, बल्कि देश के कोने कोने में दहशत फैलाने की साजिश थी। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और अब जो सुराग मिल रहे हैं वे बताने लगे हैं कि 26 जनवरी 2026 को एक ऐसा धमाका होने वाला था जो भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो सकता था। आतंकियों ने पूरे भारत में भयानक नरसंहार की तैयारी कर रखी थी, और यह योजना सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। पकड़े गए संदिग्धों ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं, जिनमें से एक ने कहा कि वो तुर्की गया था और वहां से आदेश मिला कि भारत के कोने कोने में फैल जाना है और एक ही दिन में सीरियल ब्लास्ट्स करने हैं। इस तरह के साक्ष्यों से अंदेशा साफ नजर आता है कि मामला दिल्ली धमाके तक ही सीमित नहीं था। सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं, जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी तुर्की से प्लान बनाकर भारत को दहलाने वाले थे। लगभग 3000 किलो का जो विस्फोटक बरामद हुआ है, वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा समेत कई राज्यों और शहरों को एक साथ तबाह करने की कोशिश की गई थी। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारी चोट पहुंचाने की साजिश भी रची गई थी। जांच एजेंसियां अब पूरी तरह से सक्रिय हैं, क्योंकि कई गाड़ियां अभी भी लापता है और एक लाल रंग की इको स्पोर्ट की तलाश की जा रही है, जो आतंकियों के नाम पर रजिस्टर की गई थी और उसमें विस्फोटक छिपाया गया हो सकता है। दिल्ली के भीतर लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और गौरी शंकर मंदिर को निशाना बनाने की पूरी तैयारी सामने आई थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन कुछ कश्मीर के फेमस डॉक्टरों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने में लगे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान दौरे से लौटे तो वे अचानक अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर बड़ा ऐलान किया। Hyundai i20 में ब्लास्ट होना और उसके शोरूम के मालिक की गिरफ्तारी भी दिलचस्प मोड़ लगा रही है। सहारनपुर से यह भी बताया जा रहा है कि वहीं एक शादी में 4 अक्टूबर को इस पूरे भयानक वारदात की तैयारी की गई थी। आगे विस्तार से समझने पर पता चलता है कि उसी शादी में मौजूद डॉक्टरों ने मिलकर दिल्ली को दहलाने की योजना बनाई। कहानी का राज कश्मीर के नौगांव इलाके से बड़े पोस्टरों के जरिए खुलता है और फोन सर्वेलेंस ने जांच एजेंसी की मदद करके कई कड़ियां जोड़ दी हैं। एक महिला डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी ने और भी नए चौंकाने वाले खुलासे करवाए हैं। भारत और पाकिस्तान में हुए विस्फोटों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान जारी किया है, जो मामले की गंभीरता को दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे लाल किला ब्लास्ट केस में तुर्की कनेक्शन सामने आया। तो जांच एजेंसियों को पता चला है कि लाल किला धमाके की मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल का संबंध तुर्की से जुड़ता है। उनके पासपोर्ट रिकॉर्ड से जानकारी सामने आई है कि दोनों आरोपी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के कुछ समय बाद तुर्की गए थे। ये यात्रा उनके आतंकी मिशन से जुड़ी मानी जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की में उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से इन्हें जोड़ा। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल ऐसे मामलों में गुप्त संवाद के लिए किया जाता है, ताकि किसी भी एजेंसी को उनकी गतिविधियों की भनक ना लगे। इस पूरी कड़ी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तुर्की यात्रा आतंकियों के प्रशिक्षण या निर्देश प्राप्त करने का जरिया थी। आइए अब जान लेते हैं कि तुर्की से लौटने के बाद दोनों ने क्या योजना बनाई। तो तुर्की से लौटने के बाद दोनों डॉक्टरों ने भारत के अलग अलग इलाकों में सक्रिय होने का प्लान बनाया। जैश के हैंडलर ने उन्हें निर्देश दिया था कि सभी सदस्य देश भर में फैल जाएं, ताकि किसी एक क्षेत्र पर नजर केंद्रित ना हो। इसके बाद डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद, सहारनपुर और कुछ अन्य जगहों को अपनी गतिविधियों के लिए चुना। ये एक रणनीतिक कदम था ताकि सुरक्षा एजेंसियों को भ्रम में रखा जा सके। दोनों का मकसद था कि अपने नेटवर्क को बिना ध्यान आकर्षित किए धीरे धीरे मजबूत किया जाए। इस प्रक्रिया में उन्होंने सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, जिससे उनके संपर्कों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया। अब सुनिए कि तुर्की यात्रा के दौरान क्या हुआ था और एजेंसियां क्या शक जता रही हैं। तो जांच एजेंसियों का मानना है कि तुर्की में रहते हुए इन दोनों को किसी ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। संभव है कि वहां उन्होंने जैश से जुड़े विदेशी संपर्कों से मुलाकात की हो
या किसी गुप्त प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हों। जांच का यह हिस्सा बेहद संवेदनशील दौर में पहुंच चुका है। एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस यात्रा में कोई विदेशी फंडिंग या सामग्री सहायता भी दी गई थी। यह भी संभावना है कि तुर्की में उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी गई हो, जिससे वे विस्फोटक तैयार करने या डिजिटल कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करने की क्षमता हासिल कर सकें। इन बिंदुओं पर जांच अभी जारी है और कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अब जानते हैं कि लाल किले धमाके की साजिश कैसे सामने आई। तो दिल्ली के दिल में हुआ यह धमाका किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं था। यह गहरी साजिश थी जो महीनों से तैयार हो रही थी। जांच एजेंसियों ने जब इस रहस्य के परत दर परत खोलना शुरू किया तो सामने आया कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल शकील था, जो पेशे से डॉक्टर जरूर था, लेकिन सोच और मकसद आतंकी संगठनों वाले थे। पुलिस को उसके मोबाइल से मिली डंप डेटा रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। उस रिपोर्ट से पता चला कि जनवरी महीने में डॉक्टर मुजम्मिल कई बार लाल किले के आसपास दिखा गया। वो बार बार उसी रास्ते से गुजरता था जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर भारी भीड़ जुटती है। अब यह भी साबित हुआ कि उसका यह आना जाना किसी संयोग का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के तहत वो उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को परख रहा था ताकि सही समय पर हमला किया जा सके। पर उस समय सुरक्षा एजेंसियों की गश्त बढ़ जाने से उनकी ये योजना अधूरी रह गई और हमले से पहले ही उनके मंसूबे उजागर हो गए। अब समझते हैं कि डॉक्टरों की भूमिका इस आतंकी जाल में कैसे उजागर हुई। तो जैसे ही पुलिस ने वेट डालकर इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा, सब कुछ खुलकर सामने आने लगा। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 3 डॉक्टर भी थे। इनमें डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सबसे अहम था। दोनों ने मिलकर कई बार लाल किले के आसपास का दौरा किया था। उनका मकसद था यह समझना कि किस समय वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सुरक्षा कितनी सख्त है और कैमरों की पहुंच कहां तक है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन डेटा ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों बार बार एक ही क्षेत्र में सक्रिय थे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली धमाके की जांच में कौन से नए मोड़ सामने आए हैं। तो दिल्ली धमाके की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सुराग किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है, जो इस केस में बेहद अहम सबूत मानी जा रही है। ये कार अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें भी विस्फोटक सामग्री छिपाई गई हो सकती है। जांच में यह भी सामने आया है कि संदिग्धों के पास पहले से एक हुंडई i20 थी और अब एक दूसरी कार की जानकारी भी मिली है, जिसका नंबर DL10CK0458 है। यह कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आतंकी नेटवर्क बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था। पुलिस ने दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया है। हर चौराहे पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है। यह पूरा ऑपरेशन एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन में चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का सुराग छूट ना जाए। अब समझते हैं कि आतंकी साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी। तो जांच एजेंसियों के अनुसार यह साजिश किसी 1-2 दिन में नहीं बनी थी, बल्कि जनवरी से ही एक बड़े आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों का मकसद देश में भय और अस्थिरता फैलाना था। उन्होंने लगभग 200 आईईडी बमों की प्लानिंग की थी, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को हिला देने की साजिश रची गई थी। उनका निशाना दिल्ली के लाल किले से लेकर इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल थे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल्स को भी उनके हिट लिस्ट में शामिल किया गया था, ताकि आम जनता के बीच डर का माहौल बनाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क का सीधा संबंध पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से था। आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों को इस साजिश में शामिल किया, ताकि वे बिना शक के देश भर में आवाजाही कर सकें। इस पूरी योजना का मकसद था धार्मिक स्थलों पर हमले कर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना और भारत की एकता को कमजोर करना। आइए अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर क्या संदेश दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यस्त विदेशी दौरे से लौटते ही सबसे पहले इंसानियत का फर्ज निभाया। भूटान से दोपहर में लौटते ही उन्होंने बिना किसी रुकावट के सीधे LNJP अस्पताल का रुख किया। उनके इस कदम ने पूरे देश को एक स्पष्ट संदेश दिया कि जब देश पर हमला होता है तो नेत्रा सिर्फ बयान नहीं देते, वे खुद मैदान में उतरते हैं। अस्पताल में करीब आधे घंटे तक रुककर उन्होंने हर घायल व्यक्ति से मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उन्हें दिलासा दिया और भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम के चेहरे पर दृढ़ता और पीड़ा दोनों झलक रही थी। ये मुलाकात केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक थी। उनके इस कदम ने यह साबित किया कि सरकार घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। वहीं बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस साजिश को अंजाम देने वालों को सजा जरूर मिलेगी। इस संदेश ने देश के लोगों के मन में यह विश्वास जगाया कि न्याय होगा और हर दोषी पकड़ा जाएगा।
अब समझते हैं कि जांच एजेंसियों ने कैसे तेजी से सबूत जुटाए। तो जांच एजेंसियों ने धमाके के तुरंत बाद सबूतों की तलाश में तेजी दिखाई। सबसे पहले आतंकी डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया ताकि धमाके में मिले शरीर के टुकड़ों से उसकी पहचान हो सके। सैंपल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नामक शोरूम से खरीदी गई थी। पुलिस ने शोरूम मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर भूपिंदर कौर ने बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि कैंपस में किसी भी तरह के केमिकल लाने की बात गलत है। जांच के अनुसार कार ने किसी बिल्डिंग या व्यक्ति को टक्कर नहीं मारी, जिससे साफ है कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से दूर से अंजाम दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि दिल्ली धमाके की साजिश कैसे तैयार हुई। तो जांच में पता चला कि यह नेटवर्क जैश ए मोहम्मद का नया सफेद कॉलर टेरर मॉड्यूल था, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और कुछ महिलाएं शामिल थीं, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधा संपर्क में थे। ये लोग मेडिकल प्रोफेशन और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ लेकर आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे थे। इनका मकसद था देश के अंदर बैठे शिक्षित चेहरों के जरिए ऐसे नेटवर्क बनाना जिन्हें किसी को शक भी ना हो। ये मॉड्यूल कई राज्यों में फैला हुआ था, जैसे हरियाणा का फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर का पुलवामा और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। पूरे प्लान की शुरुआत सहारनपुर में 4 अक्टूबर को हुई एक शादी से हुई, जहां डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई और उसी शादी में कुछ संदिग्ध लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क की नींव रखी। अब समझते हैं कि शादी कैसे आतंकियों का ठिकाना बनी। तो इस शादी के अगले दिन से ही ये नेटवर्क सक्रिय हो गया और उन्होंने आतंक फैलाने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर आदिल को फाइनेंशियल चैनल संभालने की जिम्मेदारी दी गई ताकि हथियारों के सप्लाई और पैसों का इंतजाम लगातार चलता रहे। उनका मकसद था मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाना, ताकि कोई भी एजेंसी इन पर आसानी से शक ना करे। कुछ दिनों में उन्होंने देश के कई हिस्सों में अपने नेटवर्क को फैला लिया। इनके लोगों का काम था फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर लगाना, जिससे डर का माहौल बने और जनता में भ्रम फैलाया जा सके। जांच एजेंसियों को जब 19 अक्टूबर को कश्मीर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले, तब उन्हें इस नेटवर्क की सक्रियता का पता चला। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे पोस्टर से खुली साजिश की परत। तो नौगाम इलाके में जो पोस्टर लगे थे, उनमें धमकी भरे संदेश थे, जिसमें भारतीयों को शरीयत के मुताबिक चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं माना तो कार्रवाई होगी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो 25 से ज्यादा पोस्टर दोबारा लगे। तब 50 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई, जिसने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। 31 अक्टूबर की रात डॉक्टर आदिल कैमरों में दिखाई दिया, जो उन्हीं इलाकों में घूम रहा था जहां पोस्टर लगाए गए थे। फोन सर्विलांस से यह भी सामने आया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर से लगातार संपर्क में था। उसकी लोकेशन सहारनपुर से ट्रेस की गई और 6 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पास से AK-47 राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक छिपे हैं। अब सुनते हैं कि डॉक्टर कैसे आतंक की राह पर चले गए। तो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी दोनों पुलवामा जिले के कोयल गांव के रहने वाले थे। दोनों साथ में पढ़े हैं, डॉक्टर बने और फिर दोनों ने आतंक की राह चुन ली। उनके घर आपस में मात्र 800 मीटर की दूरी पर थे। उमर उस धमाके में मारा गया और मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। जब ये खबर गांव में पहुंची तो वहां का माहौल गम में डूब गया। जिन लोगों पर गर्व किया जाता था, आज वही लोग शर्म का कारण बन गए। उमर ने मरने से कुछ दिन पहले अपने परिवार से फोन पर कहा था कि वो 4 दिन में लौटेगा, लेकिन उसकी मौत की खबर पहुंची। ये घटना साबित करती है कि आतंक का जाल अब शिक्षा और प्रोफेशन की परतों में भी गहराई तक उतर चुका है। आगे बढ़ते हुए अब देखिए कि डॉक्टर शाहीन सईद ने कैसे महिला विंग को सक्रिय किया। तो डॉक्टर शाहीन सईद इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी। वो मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी और महिला आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात से जुड़ी थी। शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार हुई और जांच में सामने आया कि उसने कई महिलाओं को कट्टरपंथ की राह पर लाने का काम किया। उसने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था और कानपुर मेडिकल कॉलेज में 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रही। फिर 2021 में अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश ATS ने उसके भाई डॉक्टर परवेज को लखनऊ से पकड़ा, जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे केस की जांच NIA को सौंपती है, ताकि देश के अंदर फैले इस सफेद कॉलर आतंक के नेटवर्क की हर परत खोली जा सके। चलिए अब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने लाल किला धमाके पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तो इस हिस्से में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके पर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिले और भारत सरकार इस मामले की पूरी जांच करे।
उनके प्रवक्ता फरहान हक ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने भी इस हमले को बहुत गंभीरता से लिया है। गुटेरस ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए जांच में किसी भी पहलू को छोड़ा ना जाए ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके और उन्हें सजा मिले। अब समझते हैं कि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया रही। तो इस हिस्से में बताया गया कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ उसी दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी खून से रंगी दोपहर देख रही थी। वहां एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस वाहन के पास खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 36 घायल हुए। यह हमला सीधे सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने इस घटना की भी कड़ी निंदा की और कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अब पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल एक देश का दर्द नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। गुटेरस का ये बयान ये दर्शाता है कि आतंकवाद अब सीमाओं से परे एक वैश्विक चुनौती बन चुका है और जब तक दोषियों को कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक शांति एक सपना बनी रहेगी। हालांकि सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ बयान देगा, कड़ी निंदा करेगा, लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। अगर उसमें दम है तो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए, पाकिस्तान के आतंकियों को फंडिंग देने के सारे रास्ते बंद करें। सिर्फ बयान और कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।